नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो हर एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन ज़रूर इससे पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज स्पेशली बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए ही यह टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग एमसीक्यू के रूप में लगभग 80 से 90 प्रश्न देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि भारत में अंग्रेज़ों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। तो भारत में अंग्रेज़ों के समय प्रथम जनगणना जो हुई थी वह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना भारत में हुई थी। लेकिन उसके 9 वर्ष बाद 1881 ईस्वी में भारत में संपूर्ण भारत में जनगणना कराई गई थी। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा कि नियमित जनगणना या संपूर्ण भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी। तो 1881 ईस्वी में, और पहली बार तो यह 1872 में मेयो के अधीन जनगणना कराई गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्ष 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसने करवाई थी। तो नियमित जनगणना करवाने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को जाता है। नियमित जनगणना यानी 10 वर्षों पर जो अभी जनगणना जो होती है, आप देखते हैं या और पढ़ते हैं उसको, वह लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाई गई थी। उसी के आधार पर चलते आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में किसके शासनकाल में लागू किया गया था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था ना, यह लागू किया गया था। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लगाया था। ठीक है, यानी प्रेस पर एक एक्ट लगा दिया गया था। तो यह लगाया था, तो लगाया लीटन, तो इसको लॉर्ड लीटन ने इसको लगाया था। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लीटन ने लगाया था। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आपको आगे क्वेश्चन मिल जाएगा कि 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटा किसने दिया या समाप्त किसने कर दिया। तो लगाया लीटन, हटाया रिपन। ये बात आप याद रखिएगा, एक याद रखिएगा, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री था वह पामर्स्टन था। कौन था? पामर्स्टन था। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। कौन हो जाएगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस। लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस। चलिए अगला प्रश्न है कि 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डफरिन, जनरल ओ डायर, लॉर्ड हार्डिंग। तो यह चलाने का आदेश दिया था जनरल ओ डायर ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त कर दिया। तो द्वैध शासन नीति को समाप्त करने वाला जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस। कौन था? वारेन हेस्टिंगस ने द्वैध शासन नीति को समाप्त कर दिया था। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त कर दिया। तो वारेन हेस्टिंगस ने समाप्त कर दिया। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत की मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है। तो यह दिया जाता है आपको लॉर्ड मैकाले को, यानी अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले की ही देन है। भारत में लॉर्ड मैकाले की ही देन है। चलिए
अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को दिया जाता है। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? तो ब्लैक होल दुर्घटना आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो लगभग जरूर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो बता देते हैं कि ब्लैक होल जो सिराजुद्दौला के समय में यह घटना हुई थी कि एक घर काल कोठरी में बंद 100 लगभग 146 अंग्रेज उसमें बंद थे और सभी के सभी उसमें लगभग 20 या 21 बचे थे और सभी उस काल कोठरी में मर गए थे। इसीलिए यह घटना आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? तो यह हुआ था सिराजुद्दौला के समय में, सिराजुद्दौला के शासनकाल के समय में। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज में कर लिया गया? तो सिंध का जो विलय था ना 1843, तो 1843 के समय जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड एलनबरो था। कौन था? लॉर्ड एलनबरो। कौन था? लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो। और लॉर्ड एलनबरो ही दास प्रथा का भारत में अंत किए थे। कौन किए थे? दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था लॉर्ड एलनबरो के ही समय में हुआ था। और एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1843 ईस्वी में ही रविवार की जो छुट्टी हुई थी यह लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में ही हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि सहायक संधि, जो सहायक संधि ब्लेजली भारत में कहलाता है जनक सहायक संधि का, और सबसे पहले कहेगा तो फ्रांसीसी गवर्नर था एक डुप्ले, उसको कहा जाता है। तो सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था कि हमारी जो नीति है और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो शून्य की स्थिति में इस कहना भी उचित ही है क्योंकि इतना ना भारत को लूटा गया था सॉरी कि वो शून्य की स्थिति में ही पहुंच गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, क्योंकि पहले ही बता दिए हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक भारत में माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के कार्यकाल में चौरी चौरा हत्याकांड की घटना हुई थी? तो जो चौरी चौरा कांड है ना यह आपका गोरखपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में पड़ता है। और यह 4 और 5 फरवरी को 4 या 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटित हुई थी। कहीं कहीं आपको 4 फरवरी भी देता है, कहीं कहीं आपको 5 फरवरी, तो लगभग आपको 5 फरवरी ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी। तो उस समय जो आपका वायसराय था वह था लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। चौरी चौरा कांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, उस समय वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। उस समय जो वायसराय था वह लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। और इसका स्थापना कौन किया था? तो एओ ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम ने किया था। और एओ ह्यूम कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, वह महासचिव के पद पर थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किसके शासनकाल में किया गया था? तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किसके शासनकाल में किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? तो किसके शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल के समय में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध
जो 1764 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, उसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता था वह था बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो था। ठीक है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। चलिए अगला प्रश्न है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, तो यानी रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो ऑप्शन है 1756, 1757, 1758, 1759। तो यह बनाया गया था 1757 ईस्वी में। कब? 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बनाया गया था बंगाल का। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो कुशासन का आरोप लगाया था, आपको याद होगा, अवध पर, क्योंकि अवध को वह चेरी के समान समझता था, कहता था किसी ना किसी दिन तो ये मेरे मुंह में आएगा। ठीक है, वो बेलेजली समझता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो डाक टिकट शुरू करने वाला भारत में गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। चलिए, और इन्हीं के शासनकाल में भारत में रेल की भी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो गवर्नर जनरल में तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। और ठगी प्रथा में ऐसे अगर व्यक्ति पूछेगा तो कर्नल सलीमैन को जानते हैं। ठीक है, कर्नल सलीमैन को जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह था हेस्टिंगस। कौन था? हेस्टिंगस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, जिसको रिंग फेंस पॉलिसी के नाम से जानते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित किससे है? तो यह सुरक्षा जो प्रकोष्ठ है ना, यह आपका जो नीति है वारेन हेस्टिंगस से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटोनुआ के युद्ध में हराया था, वह आपको बताना है कि वह ब्रिटिश जनरल कौन था? तो उस ब्रिटिश जनरल का नाम था सर आयर कूट। कौन था? सर आयर कूट। ठीक है, और वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 इसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, उसमें सर आयर कूट अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी जो खजाना था वह मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो यह किया गया था आपका वारेन हेस्टिंगस के समय, वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया खजाना, सरकारी खजाना। चलिए अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंगस बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंगस को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया? तो यह बनाया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंगस को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना किसके समय में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस के ही समय में, वारेन हेस्टिंगस के ही शासनकाल में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो बंगाल के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पास किया गया या पारित किया गया? तो यह किया गया वारेन हेस्टिंगस के ही शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम जो विस्तार हुआ किसके समय में हुआ? तो यह हुआ था डलहौजी के समय में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी, किन के बीच में हुई थी? ठीक है, तो इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी, तो यह किन के बीच में हुई थी? तो ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव, सुजाउद्दौला एवं क्लाइव, मीर कासिम एवं क्लाइव, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है?
ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो जो ठगों के दमन में संबंध जो है ना, यह आपका कर्नल स्लीमैन है। ठीक है, कर्नल स्लीमैन ठगों के दमन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्योंकि इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था, जिसमें उन्होंने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है या आविष्कारक कौन था? तो जो भारत में सहायक संधि का जन्म जाता है ना, यह डुप्ले को माना जाता है। कि सबसे पहले पूछेगा तो डुप्ले को माना जाता है। सबसे पहले डुप्ले जो था, ठीक है, सहायक संधि डुप्ले। और क्योंकि और पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि सहायक संधि का जन्मदाता या सहायक संधि का जनक ने लॉर्ड ब्लेजली को कहा जाता है। ठीक है, अपितु लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति नहीं था। सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी डुप्ले द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपसे सबसे पहले पूछे तो डुप्ले होगा। चलिए, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? गोद प्रथा का मतलब बता देते हैं। जैसे राजा अपने शासनकाल में ही किसी दूसरे को गोद ले लेता था कि हाँ ये मेरा, जैसे ये हो जाएगा, तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? तो यह लागू किया था 1793 ईस्वी में। ठीक है, 1793 ईस्वी में। चलिए चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके प्रशासन में प्रारंभ हुई थी? तो जो प्रशासनिक सेवा है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की घोषणा कब हुई थी? गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण का जो घोषणा हुआ था यह 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था या शेर कहता था? तो यह लॉर्ड ब्लेजली कहता था। लॉर्ड ब्लेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। कब की थी? तो ऑप्शन है रेगुलेटरी एक्ट 1773, भारत सरकार कानून 1858, क्रिप्स सुझाव 1942 और अगस्त घोषणा 1917। तो अगस्त घोषणा 1917 में यह बता दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो सहायक संधि प्रणाली का जो सूत्रपात करने वाला जो अंग्रेज था वह लॉर्ड ब्लेजली था। कौन था? लॉर्ड ब्लेजली था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश द्वारा सुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रश्नों में से किस एक का शासक हटा दिया था? यानी कुशासन का बहाना लेकर, तो कुशासन का या सुशासन नहीं होगा, कुशासन का बहाना लेकर, या आप यूँ कहिए कि वहाँ पर सुशासन नहीं यानी अच्छा ढंग से शासन नहीं चला पा रहा था, जिसके कारण वहाँ के शासक को हटा दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवध हो जाएगा। ठीक है, यानी अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था डलहौजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से लेकर 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो आप अगर इस बीच के दौरान अगर आप जान जाइएगा कि हाँ इस बीच में गवर्नर जनरल कौन था, तो आप 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो वायसराय पद 1858 में है तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और दूसरा है कि विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये आपका केवल दो राइट आंसर हो जाएगा। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम कंपनी के अधीन थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने। ठीक है, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। चलिए अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया। यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को किसके शासनकाल में लाया गया। तो यह राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो यही गोद, ठीक है, और अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। कब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 के सामग्री की घोषणा में। ठीक है, चले अगला प्रश्न है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने, यानी नेपोलियन बोनापार्ट की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका जो था ना वह फहराए रखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, चले अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था निम्नलिखित में से। तो ऑप्शन है झांसी, सतारा, करौली, जबलपुर। तो यह हुआ था सतारा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र जो था इलाहाबाद में पढ़कर जो कौन सुनाया था। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था 1858 में। तो सुनाने वाला जो शासक था वह लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो नियुक्त किया गया था वह 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दी गई। तो यह कर दिया गया था लॉर्ड मेयो की हत्या। चलिए अगला प्रश्न है कि एंग्लो नेपाल युद्ध, जिसको गोरखा युद्ध के नाम से भी जानते हैं, किसके शासनकाल में हुआ था। एंग्लो नेपाल युद्ध या गोरखा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, वह कौन है। तो यह हुआ था आपका लॉर्ड हेस्टिंगस के शासनकाल में। लॉर्ड हेस्टिंगस के शासनकाल में गोरखा युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। तो अंग्रेजों के द्वारा जो सिंध विजय था कब संपन्न हुआ था। तो यह हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था, वह था आपका लॉर्ड लिटन। कौन था, लॉर्ड लिटन। चलिए आगे देख लेते हैं कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में सेनापति था, सही है। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यह आपका तृतीय आंग्ल जो मराठा युद्ध था यह लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है यह आपका सुमेलित नहीं है, बाद बाकी सभी सुमेलित हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्योंकि यह युद्ध जो तृतीय आंग्ल जो मराठा युद्ध हो रहा था उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स के भारत में गवर्नर जनरल बनने के बाद यह लड़ा गया था युद्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, जो आपको हम पहले ही इसको बता दिए थे। तो दास प्रथा को 1847 में समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो था। कौन था? लॉर्ड एलनबरो। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा, यानी सबसे लंबा समय तक भारत का वायसराय कौन रहा था? तो भारत का वायसराय रहने वाला सबसे लंबा समय तक लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और इसी के समय बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। चलिए अगला प्रश्न है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल जो था ना विवाद किससे संबंधित था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। चलिए अगला प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था ना लॉर्ड हेस्टिंगस के शासनकाल में लड़ा गया था। लॉर्ड हेस्टिंगस के शासनकाल के समय में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो विलय हुआ था उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का रेजिडेंट था वह जेम्स आउटरम था। कौन था? अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स आउटरम था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जो होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई किसके द्वारा? तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित जो संस्थाएं जो 1882 में सशक्त की गई थी वो आपको बताना है संस्था कौन था और किसके द्वारा, मतलब वो गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। चलिए 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो बंगाल में द्वैध यानी डुअल गवर्नमेंट को समाप्त कौन कर दिया था? तो यह कर दिया था वारेन हेस्टिंग्स। कौन कर दिया था? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगला प्रश्न है कि सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो सर थॉमस मुनरो जो था यह रैयतवाड़ी प्रथा से संबंधित था जो 1820 से 27 तक रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त सही है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली सही है, व्यक्तिगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी सही है और उच्चतम निष्क्रियता यह आपका लॉर्ड कैनिंग गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवाही के अंगों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? तो यह अभिग्रहण किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम या प्रथम कारखाना अधिनियम जो भी कहिए उसको, लॉर्ड रिपन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? तो यह रेल लाइन नगरों के बीच में हुआ था आपका मुंबई से थाने के बीच में। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने के बीच में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वह था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि तथाकथित सुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था तो यह ले लेने वाला था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए अगला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को
लागू किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार शक्ति मिल गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है यानी समाधि कहाँ है? तो यह आपका गाजीपुर में है। कहाँ है? गाजीपुर में है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यहूदी वायसराय जो भारत का था वह लॉर्ड रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो था भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा शुरू की थी? तो भारत में जो कंपनी थी रेल सेवा शुरू करने वाली वह ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो प्राचीन स्मारक जो संरक्षण एक्ट था वह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में शुरू हुआ था या पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को 1829 ईस्वी में समाप्त कर दिया। तो 1829 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है वो आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपका लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। बाद बाकी सब गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी अवध को मिला लिया था वह कुशासन का आरोप लगाकर। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया? तो उस गवर्नर जनरल का नाम आपको बताना है। तो ये हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। कौन हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आप हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। यह आपका लिटन के द्वारा लगाया गया था और रिपन के द्वारा हटाया गया था। यहाँ कर्जन बता रहा है यह गलत है। बाद बाकी आपका ये तीनों सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ गवर्नर जनरल का नाम बताना है आपको। तो यह हो जाएगा जॉन लॉरेंस। कौन हो जाएगा? जॉन लॉरेंस। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था ना वह हैदराबाद के निजाम थे। कौन थे? हैदराबाद के निजाम थे। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था वह 1856 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक को लेकर वन लाइनर क्वेश्चन। तो वीडियो में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, और थोड़ा इसको सपोर्ट कीजिए। जितना सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों उतना ही आपको बेहतरीन क्वेश्चन दिया जाएगा। और बिहार पुलिस का डेट भी आ गया है और अब समय भी नहीं है, तो दोस्तों जितना हो सके वीडियो को देखिए और सेट बनाइए।